सुप्रभातम। ज्ञान विविध चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है निबंध लेखनम। और उस निबंध लेखन के तहत हम आज जिस महाकवि का परिचय पढ़ेंगे उस महाकवि का नाम है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के विषय में आपने पूर्व में बहुत कुछ सीखा है। उनके बारे में अलग अलग कक्षाओं में आपने अध्ययन भी किया है, लेकिन वो जो अध्ययन आपने किया है उस अध्ययन से कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करके, जानकारी जुटा करके आज का जो कालिदास का परिचय है उसमें मैंने आपके सामने कालिदास से संबंधित जितनी भी अधिक से अधिक जानकारियां हैं वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले निबंध लेखनम। तो निबंध किसे कहा जाता है और निबंध के कितने प्रकार का होता है, निबंध के कौन कौन से अंक होते हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी होना आवश्यक है कि निबंध किसे कहा जाता है। तो कहते हैं कि विचारों की पूर्ण रूप से बंधी हुई, क्या विचारों की पूर्ण रूप से बंधी हुई जो रचना है उसे निबंध कहा जाता है। निबंध में व्यक्ति अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखकर व्यक्त या प्रस्तुत कर सकता है। यह निबंध की परिभाषा हुई। इसके बाद में निबंध जो है वो चतुर्विधम भवति। निबंध जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला जो है प्रकार वो है वर्णनात्मकम, दूसरा है विचारात्मकम, तीसरा है भावात्मकम और चौथा है वो है विवरणात्मकम। अब कहते हैं कि निबंध लेखन से भाषा विकास के साथ ही विचाराभिव्यक्ति कौशल जो है वो भी बढ़ता है तथा समसामयिक विषय आधारित निबंध लेखन भाषा शिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्यतया निर्धारित होता है। निबंध के जो प्रमुख अंग हैं वो बताए हैं। पहला जो अंग है वो है प्रस्तावना। पहला अंग निबंध का जो है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद में द्वितीय जो अंग है वो है प्रतिपाद्य विषयः। प्रतिपाद्य विषयः। और जो तृतीय अंग है वो है उपसंहार। उपसंहार है। तो अब देखिएगा पहला जो अंग प्रस्तावना की प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना की निबंध के अंदर क्यों आवश्यकता होती है। तो कह रहे हैं कि सर्वप्रथम प्रस्तावना में शीर्षक की उत्पत्ति और जो प्रतिपाद्य विषय है उसकी प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए। द्वितीय हमारा बिंदु है जो अंग है वो है प्रतिपाद्य विषय। इसके अंतर्गत हमें जो प्रतिपाद्य विषय है उसका विस्तार से वर्णन करना चाहिए। और तीसरा जो अंग है वो है उपसंहार। तो कहते हैं कि अंत में निबंध के सारांश रूप में उपसंहार करना चाहिए। अर्थात जो निबंध हमने लिखा है उसमें देखिएगा बहुत से विस्तृत रूप से जिस विषय में हम निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करनी पड़ती है। अतः उन संपूर्ण जानकारियों का जो सारांश है उसको हम निबंध के उपसंहार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहते हैं कि निबंध की जो भाषा है वो सरल, शुद्ध, प्रवाह युक्त और स्तरानुकूल होनी चाहिए। निबंध में जो प्रस्तुत विचार है
वो विचार भी तथ्यपरक, सार्थक और सकारात्मक होने चाहिए। आज यह तो निबंध लेखन के बारे में आपको निबंध के परिभाषा, प्रस्तावना, प्रतिपाद्य विषय और उपसंहार क्या होते हैं इनके बारे में बताया। आज का जो हमारा ये निबंध लेखन के तहत आज जिस कवि का हम परिचय पढ़ेंगे उनका नाम है महाकवि कालिदास। देखिएगा, महाकवि कालिदास का नाम जो है वो अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति या विद्यार्थी कालिदास के बारे में अवश्य रूप से कुछ न कुछ जरूर जानता है, क्योंकि संस्कृत साहित्य के इतिहास में या संस्कृत वाङ्मय के इतिहास में कालिदास से सर्वश्रेष्ठ कवि कोई नहीं हुआ और नहीं होगा। तो सबसे पहले महाकवि कालिदास कहते हैं, देखिएगा ये जो निबंध लेखन है ये किसी भी कक्षा में जब हमें परीक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं तो इसको हमें संस्कृत माध्यम से ही लिखना होता है। तो संस्कृत माध्यम हमें पुस्तकों के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है वो संस्कृत माध्यम से ही होता है। तो हम आज संस्कृत के साथ साथ इसकी जो हिंदी व्याख्या है वो भी आपको बताएंगे और अधिक से अधिक कालिदास के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास है संस्कृत साहित्य आकाशस्य दिव्यमणि इव सर्वदा प्रकाशते। कहते हैं कि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के इतिहास में दिव्यमणि की तरह सदा प्रकाशित रहेंगे। सह भारतीय संस्कृति है, वह भारतीय संस्कृति के समुज्ज्वल स्वरूपम, भारतीय संस्कृति का जो उज्ज्वल स्वरूप है उस स्वरूप को स्वकाव्येषु प्रस्तुत, अपने काव्यों में प्रस्तुत करके अमरता दत्तवान एषः कवि, अमरता को प्रदान किया है। भारत से मूल्यो निधि वर्तते, और भारतीय जो संस्कृति है उसमें निधि के रूप में स्थापित हुए हैं। कहते हैं जनश्रुत्य अनुसार, लोगों के कथनानुसार कवि कुलगुरु कालिदास भूपते विक्रमादित्य से नवरत्नेषु अन्यतमः आसीत्। कहते हैं कि कवि कुलगुरु कालिदास जो है वो राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में विशेष एक कवि थे। महाराजा विक्रमादित्य जिन्होंने विक्रम संवत को प्रारंभ किया था, उस विक्रमादित्य के राज्यसभा में एक विशेष नवरत्नों में एक नवरत्न थे और अनेन आधारे, इस आधार पर महाकवि कालिदास है या महाकवि कालिदास से उज्जैनी निवासी है प्रमाणी भवती। ये भी प्रमाणित हो जाता है कि उनका जो निवास स्थान था या योग है कि उनका जो जन्म स्थान था वो उज्जैनी माना जाता है। मेघदूत अनेन कृतम विशिष्ट उज्जैनी वर्णन अति एतत् समर्थयति, क्योंकि इन्होंने अपना जो खंड काव्य है मेघदूत उसमें भी उज्जैनी का जो वर्णन है वो बहुत अच्छा किया है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि उनका जो जन्म स्थान है, उनका जो निवास स्थान है वो उज्जैनी नगरी रहा है। इनके जन्म के विषय में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कैंचित विद्वान है कालिदास से स्थिति काल है, कुछ विद्वान कालिदास का जो स्थिति काल है ईशा पूर्व प्रथम शताब्द्याम मानते थे। ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी को मानते हैं। और कैसा मत है, और कुछ विद्वानों के मत के अनुसार महाकवि अयम चतुर शताब्द्याम जाते हैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो चतुर्थ शताब्दी में हुआ। महाकवि कालिदास की जो पत्नी है उसका नाम विद्योत्मा था और कालिदास
को अपनी काव्य रचना, वैदर्भी रीति और जो श्रृंगार रस है, संभोग रस है, उन रचनाओं के आधार पर दीपशिखा कालिदास है, यानी दीपशिखा कालिदास है, इस उपाधि से भी इस कवि को सम्मानित किया गया। अब कुछ किंवदंतियां हैं जो कालिदास के बारे में हमें और भी जानकारी मिलती है। उनमें कहते हैं कि कालिदास जो है वो बचपन में मूर्ख थे और इनके ब्राह्मण कुल से थे। इनके बाल्यकाल में ही इनके पिता का मृत्यु हो जाने के कारण इनका जो पालन पोषण है वो एक पशुपालक ने किया, ऐसा भी हमें कुछ ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो इनका कहते हैं कि कालिदास का विवाह विद्योत्मा से हुआ था, जिनके पिता का नाम शारदानंद था। तो शारदानंद की पुत्री विद्योत्मा के साथ इनका विवाह हुआ। विद्योत्मा जो बहुत ही सौंदर्यशाली और विदुषी थी, तो इन्होंने अपने विवाह के लिए एक शर्त रखी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो भी शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा उसके साथ मैं विवाह करूंगी। तो बहुत से जो विद्वान हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, उनका विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन कोई भी उनको शास्त्रार्थ में हरा नहीं सका और सभी उनसे परास्त हो गए काव्य शास्त्र के में। फिर वो जो विद्वान थे जो इनसे शास्त्रार्थ परास्त हुए थे, उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों न इस विद्योत्मा का रूट तोड़ने के लिए हमें इसके साथ जो शादी हो किसी मूर्ख के साथ करवा देनी चाहिए। यही विचार करते हुए कालिदास, यही विचार करते हुए जब वो विद्वान जा रहे थे, उसी समय वो अकस्मात देखते हैं कि कोई व्यक्ति पेड़ के ऊपर जिस शाखा पर बैठा हुआ है, जिस टहनी पर बैठा हुआ है, उसी टहनी को वो काट रहा है। यह देखकर उन विद्वानों ने यह तय कर दिया कि विद्योत्मा के लिए इससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। और उन्होंने कालिदास को बात बताई, तो कालिदास भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वो जो विद्वान है, उस जो कालिदास था उसको राजा शारदानंद जो विद्योत्मा के पति थे, शारदानंद सॉरी जो उसके पिता थे विद्योत्मा के, उनकी सभा में उसको ले जाते हैं कालिदास को, और विद्योत्मा के सामने शर्त रखते हैं कि ये हमारे गुरुजी हैं जो मौन रह करके आपको प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके लिए जो विद्योत्मा है वो भी तैयार हो जाती है और वो अपने प्रथम प्रश्न के रूप में एक अंगुली खड़ी करती है। तो उस एक अंगुली को देख करके कालिदास जो है वो 2 अंगुली खड़ी करते हैं। इसका तात्पर्य है वो जो विद्वान थे वो विद्योत्मा को ये बताते हैं कि आपने कहा कि ईश्वर एक है, लेकिन हमारे गुरुजी का मानना है कि ईश्वर जो है वो एक नहीं, उनके 2 स्वरूप हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। फिर विद्योत्मा ने जो दूसरा क्वेश्चन किया उसमें उन्होंने ऐसे 5 उंगलियां दिखाई। उनका कहने का तात्पर्य था कि इंद्रियां जो है वो कितनी है, 5 है। लेकिन इसका फिर इसको देख करके कालिदास ने जो है वो अपना ऐसे मुट्ठी बांध करके उनको दिखाई। इसका तात्पर्य उन विद्वानों ने ये बताया कि हमारे जो गुरुजी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि इंद्रियां तो 5 हैं, लेकिन उन इंद्रियों को वश में ऐसे मुट्ठी बंद करके ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार उनका
शास्त्रार्थ में विद्योत्मा के प्रश्नों का उत्तर देने पर कालिदास का जो विवाह है वो विद्योत्मा से हो गया। उसी दिन वो अपने भवन के ऊपर के कक्ष में बैठे हुए थे। तभी कालिदास खिड़की से जाकर देखते हैं तो नीचे से एक ऊंट जा रहा होता है जिसको पुष्ट कहा जाता है। तो उन्होंने उस पुष्ट को देखकर कहा उद्र उद्र। ये सुनकर जो विद्योत्मा है वो उस कालिदास की जो विद्वत्ता थी या मूर्खता थी उसको जान लिया और उन्होंने उसे धक्का दे दिया। तो वो ऊपर से नीचे आकर गिरे और कहते हैं कि वहां पर काली का मंदिर था या काली का स्थान था जहां पर वो जाकर गिरे तो उनकी जीव्या कट गई और उस जीव्या से निकलने वाला जो रक्त था वो उस काली की प्रतिमा पर गिर गया, जिससे प्रसन्न होकर के काली जो है वो स्वयं वहां पर कट हो गई और कहा कि कालिदास से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो कालिदास कहना कुछ चाह रहे थे कि मुझे विद्योत्मा ने ऊपर से धक्का दे दिया, लेकिन जीव्या कटने के कारण उनके मुख से केवल विद्या शब्द ही निकला और काली ने तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गई। तभी से ये इनका नाम जो है वो कालिदास पड़ा और तभी से ये काली के उपासक भी हो गए। और काली के वरदान देने पर ये बहुत ही विद्वान हो गए और विद्वान होकर के जब ये अपने घर आए तो इन्होंने कहा अनावृतम कपाटम द्वारम देही, अर्थात कि द्वार के जो पथ हैं वो खोलो। ये सुनकर के अंदर से जो विद्योत्मा थी वो कहती है अस्ति कश्चित वाग विशेष है, क्या वाणी में कुछ विशिष्टता आई है। ये किसने कहा? विद्योत्मा ने। ये सुनकर के महाकवि जो कालिदास है वो उन्होंने 3 काव्यों की रचना की। अस्ति कश्चित वाग विशेष है, ये जो विद्योत्मा के द्वारा बोले गए जो वाक्य थे इन तीनों वाक्यों पे महाकवि कालिदास ने 3 बहुत ही बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें अस्थि से प्रारंभ होने वाला जो काव्य है वो है कुमार संभवम, जिसका प्रारंभ उन्होंने अस्तुतरश्याम ऋषिदेव आत्मा हिमालय राम नगातिराज है। इस मंगलाचरण के साथ उन्होंने अस्थि से प्रारंभ होने वाले अपने कुमार संभव महाकाव्य की रचना की। उसके बाद में कश्चित कांता विरह गुरुणाम स्वाधिकारात प्रमत्तः, इस मंगलाचरण के साथ कश्चित से प्रारंभ होने वाले इस मंगलाचरण श्लोक से उन्होंने मेघदूत जो खंड काव्य है उसकी प्रारंभ किया। फिर था वाक, यानी वागार्थादि संपर्क वागार्थादि प्रति पत्तय, इस मंगलाचरण के साथ उन्होंने अपने रघुवंश जो महाकाव्य है उसकी रचना की। द्वितीय किंवदंती भी हमें कई जगह ग्रंथों में देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो उस द्वितीय किंवदंती के अनुसार महाकवि जो कालिदास है इनके जो संबंध था वो कुमारदास से था, जो इनके संबंध थे या जो कहेंगे इनके मित्र थे। वो जो कुमारदास है वो उस समय लंका के राजा बताए जाते हैं। तो कहते हैं कि कुमारदास ने एक बार उनके महल में रहने वाली कोई वेश्या थी, उस वेश्या को एक समस्या दी। उस समस्या का उत्तर देने पर उन्हें बहुत अधिक स्वर्ण मुद्राएं और धन धान्य देने के लिए भी कहा गया। तो इसके प्रलोभन में आकर के वो जो वेश्या थी वो इस पंक्ति का अर्थ सोचने लगी। तो कहते हैं कि वो जो कुमारदास ने उनको समस्या दी थी वो समस्या थी कमले कमलोत्पत्ति ही श्रूयते न च दृश्यते। कहते हैं कमल से कमल की उत्पत्ति सुनी तो जाती है पर देखी नहीं जाती। इस समस्या पूर्ति
यह समस्या पूर्ति कुमारदास ने उस वेश्या को दी। फिर जब कालिदास से उस वेश्या का सामना होता है तो वो उस समस्या को कालिदास को बताती है, तो कालिदास उसका बहुत ही सहज उत्तर देते हैं कि बाले स्वयं मुखाम्बोधे कथम इंदीवर द्वयम, कि हे वाले तुम्हारे मुख कमल पर ये जो दो नयन हैं ये कमल के समान है। अब इस समस्या की पूर्ति हो जाने के बाद में उस वेश्या ने सोचा कि मेरा कहीं राज खुल नहीं जाए, जिसके कारण कहते हैं कि उस वेश्या ने कालिदास को जहर दे दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कहीं पर लिखा है कि उस वेश्या ने कालिदास की हत्या करवा दी। उससे दुखी होकर के जो उनके मित्र थे कुमारदास, उन्होंने भी उनकी चिता पर ही अपने प्राण भी त्याग दिए। अब आगे हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास से रचनानि कानि सन्ति। महाकवि कालिदास से रचनानि, कि महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं वो कितनी हैं। तो कालिदास से 7 रचनानि सन्ति। कालिदास की मुख्य रूप से जो रचनाएं हैं वो 7 मानी गई हैं, जिनमें महाकाव्यम द्वयम, 2 उनके महाकाव्य माने गए हैं, जिनमें पहला है रघुवंश महाकाव्यम, और दूसरा जो है वो उनका काव्य है कुमार संभवम। कुमार संभवम। तो देखिएगा रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें 19 सर्गा सन्ति। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग का महाकाव्य है। देखिए महाकाव्य की परिभाषा क्या है? सर्गबद्धो महाकाव्यम, यानी जो सर्ग से बंधा हुआ काव्य होता है या सर्गों में चलने वाला जो काव्य होता है उस काव्य को महाकाव्य कहा जाता है। और महाकाव्य की श्रेणी में वही काव्य आता है जिसमें कम से कम 1 से 7 सर्ग हो। तो ये जो रघुवंश महाकाव्य है इसमें 19 सर्ग है, और इस 19 सर्गों में महाकवि कालिदास ने राजा दलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक जो 33 राजा हुए हैं। कितने राजा? 33 राजा हुए हैं। उन 33 राजाओं का इस रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जिसमें प्रथम जो राजा है वो दलीप है, और अंतिम जो 33वें राजा है राजाओं का वर्णन मिलता है। द्वितीय इनकी रचना है वो कुमार संभवम, जिसमें सप्तदश है, यानी 17 सर्ग है इसमें, जिसमें महाकवि कालिदास ने शिव और पार्वती की जो परिणय कथा है, शिव और पार्वती की जो परिणय कथा है उसका वर्णन कवि ने किया है। इसके बाद में 2 महाकाव्य हो गए। इसके बाद में उनके 2 आते हैं खंड काव्य। 2 खंड काव्य आते हैं। खंड काव्य द्वयम, जिनमें खंड काव्य द्वयम उनमें पहला जो खंड काव्य है वो है ऋतु संहारम। पहला ऋतु संहारम।
ऋतु संहारम। और दूसरा जो है वो है मेघदूतम। मेघदूतम। तो देखिएगा ऋतु संहार में 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। और जिसमें कवि ने जो षड ऋतु है 6 जो ऋतुएं हैं उसमें कवि ने क्रमशः ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। उसके बाद में आती है उनकी रचना मेघदूत, जिसमें महाकवि कालिदास ने यक्ष और यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी के परिणय की कथा को चित्रित किया है। यक्ष और यक्षिणी के परिणय की कथा को चित्रित किया है। इसके बाद में इनके जो खंडकाव्य आ गए, इसके बाद में इनके आते हैं नाटकानि कानि सन्ति। तो इनके 3 नाटक हैं वो प्रमुख हैं। त्रीणि नाटकानि, त्रीणि नाटकानि सन्ति। उनमें पहला जो इनका नाटक है वो है मालविकाग्निमित्रम। पहला जो नाटक है वो है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। और इस मालविकाग्निमित्र नाटक में 5 अंक का नाटक है, जिसमें 5 अंक हैं। और इस नाटक में उन्होंने बहुत ही अपने सुंदर शब्दों में या सुंदर रचना के रूप में मालविका जो इस नाटक की नायिका है और अग्निमित्र जो इस नाटक के नायक हैं, उन दोनों के ही परिणय कथा व प्रेम प्रसंग को इसमें दर्शाया है। परिणय कथा तथा प्रेम प्रसंग को इसमें बताया गया है। दूसरा उनका जो नाटक है वो है विक्रमोर्वशीयम। द्वितीय जो नाटक है वो है विक्रमोर्वशीयम। यह भी 5 अंक का नाटक है, जिसमें महाकवि ने उर्वशी और पुरूरवा, उर्वशी और पुरूरवा के जो परिणय कथा है उसको इसमें कवि ने बताया है। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है, जो हम यूं कहें कि विश्व में प्रसिद्ध नाटक है तो भी कोई त्रुटि नहीं होगी। और इनका जो तीसरा नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, जिसके बारे में कहा है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थो अंक है तत्र श्लोक है चतुष्टयम। जैसा कि कवि ने कहा है कि महाकवि कालिदास जो अपनी अभिज्ञान शाकुंतलम है उस रचना को, उस नाटक को अपना सर्वस्व मानते हैं। और यह विश्व प्रसिद्ध नाटक है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है, जिससे कालिदास को बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई है। अब कहते हैं कि महाकवि जो कालिदास हैं उन्होंने वेद रीति को
कौन सी रीति? वेद रूपी रीति को आधार मानकर और माधुर्य गुण को आधार मानकर अपने काव्यों की रचना की है। सभी काव्यों में उन्होंने, जैसे कि विज्ञान शाकुंतलम है, इस नाटक में उन्होंने श्रृंगार रस है, संभोग श्रृंगार रस है, करुण रस है, माधुर्य गुण है, इन्हें आदि का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो कहते हैं कि अस्य उपमा प्रसिद्धा, कहते हैं कि कालिदास सदृश उपमा देने वाले संस्कृत साहित्य के इतिहास में कोई भी कवि नहीं हुए। यानी उपमा के विषय में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कवि माना जाता है तो उसमें सबसे पहले महाकवि कालिदास का नाम आता है। तो उपमा के विषय में जैसे कहा भी गया है कि उपमा कालिदास से, उपमा कालिदास से भारवेर्थ गौरवम दंडीन बदलादित्यम मागे संति त्रयो गुणाः, मागे संति त्रयो गुणाः। अब देखिएगा थोड़ा सा विज्ञान शाकुंतलम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, उस नाटक की जो नायिका है वो है शकुंतला, और इसके जो नाटक है वो नायक है वो कौन है? दुष्यंत। तो उनकी बहुत ही सुंदर नाटक है। दोनों नायक नायकों का चरित्र चित्रण भी कवि ने बहुत अच्छा दर्शाया है। और इनसे प्राप्त जो पुत्र है उसका नाम क्या था? भरत। भरत नाम का इनके पुत्र था, तो बहुत ही वीर था, जिसके नाम पर ही हमारे देश भारत का नाम भारत पड़ा। तो निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास है संस्कृत साहित्य से श्रेष्ठो महाकवि ही वर्तते। कि निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास है वो संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आज निबंध लेखन के इस प्रकरण में सबसे पहले हमने जो महाकवि कालिदास हैं उनका अध्ययन किया और आपको उनसे संबंधित, उनसे जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं वो अधिक से अधिक देने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप अधिक से अधिक इस प्रकरण को देखें और पढ़ें, क्योंकि किसी भी विषय में पूर्णता प्राप्त करने के लिए उस विषय का गहनता से और गहराई से अध्ययन करना आवश्यक होता है। क्योंकि हम किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने की दृष्टि से हम अध्ययन नहीं करें, क्योंकि जो आप गहराई से अध्ययन करेंगे वो जो अध्ययन है वो आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब में आपके अधिक से अधिक काम आने वाला है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप इसको अधिक से अधिक पढ़ें, अपने जीवन में उतारें और आगे से शेयर करें। धन्यवाद।